वकास अब्बासी, क्यों मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हो? वो जज्बज़ होकर पूछ रही थी। ब्लड प्रेशर? मुझे तो लगा था मैं दिल की धड़कनें बढ़ाता हूँ। वो उसके कान के पास मुंह लाकर सरगोशी करने वाले अंदाज व भराई आवाज में गोया हुआ। किरण ने हल्का सा चेहरा दूर कर फौरन ही उसकी आंखें देखी थी, मारे हैरत के। अपने कानों पे यकीन जो नहीं आ रहा था। मुकाबिल की खूबसूरत गहरी आंखें उसे अपनी जानिब मकनातीसी ताकत की मानिंद खींचती मालूम हुई। दिमाग पर चोट लग गई है क्या तुम्हारे? इस खूबरू नौजवान की जहनी हालत पर जैसे शक हुआ हो। यहाँ तलाक हो चुकी थी, वो अपना सामान वापस लेने आई थी, मगर मुकाबिल ऐसे बात कर रहा था जैसे न जाने कितनी गहरी मोहब्बत में मुब्तला हो दोनों। दिल पर कह सकती हो। मुकाबिल ने फिर तसल्ली की, साथ साथ इसका बाजू पकड़कर जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने लगा। वेलकम टू अवर चैनल नॉविस बाय हुस्ने कमल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे लाइफ को। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नॉवल हुस्ने कमल का धड़कते दिल की किस्त नंबर 28 लेकर। तो आइए हम शुरू करते हैं बगैर किसी ताख़ीर के। मेरे बाप को मार दिया और कहते हो नीयत गलत नहीं थी। मुझे बांझ कर दिया और कहते हो नीयत गलत नहीं थी। मेरी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी और कहते हो नीयत गलत नहीं थी। वाकई यानी नीयत गलत ना हो तो तुम्हारे नज़दीक सामने वाले को पंखे से लटका कर मार देना भी जायज़ है। उसने भिगो कर जूता मारा। इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुम ये बोल भी कैसे सकते हो वकास? वो दांत पीसते हुए कदूरत भरी नज़रों से मुकाबिल को तकते चीख कर पूछने लगी। वो चाह कर भी नरम नहीं रख पा रही थी अपनी आवाज़ को। उसकी आवाज़ में जो गुस्सा और दर्द भर आया था वो बताने के लिए काफ़ी था कि कितनी अजियत में है इन दिनों वो। उसका बाप चला गया, वो बांझ हो गई, उसकी तलाक हो चुकी है। कोई शख्स एक बांझ औरत से शादी नहीं करेगा, कोई मुस्तकबिल नहीं। उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह करने के बाद अगर मुकाबिल कह रहा था कि उसकी नीयत गलत नहीं, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा मजाक नहीं तो और क्या था। उसका शिद्दत से दिल चाहा कि या तो अपना सर फोड़ ले, या मुकाबिल का जो इतनी मासूमियत से कह रहा था कि उसकी नीयत गलत नहीं, बांझ। वकास का दिमाग तो सिर्फ इसे एक लफ्ज़ पर ही अटक कर रह गया था। उसे समझ नहीं आया वो क्या बोल रही है। अरे हाँ, मैंने तो तुम्हें बताया ही नहीं कि तुम अपना बदला लेने में कामयाब हो चुके हो। मज़ीद ज़रूरत नहीं है तुम्हें अपने इस अच्छेपन के नाटक को बरकरार रखने की। ये कहते हुए वो अपने पर्स को उठाने गई जो सोफ़े पर पड़ा था। पर्स में से एक रिपोर्ट निकाल कर उसके आगे कर दी। वकास का दिमाग खटका। उसे फ़ील हो गया था कि इस रिपोर्ट में कुछ है, कुछ ऐसा जिसके बाद किरण और वो हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। इसे पहली बार किसी कागज़ को पकड़ने में डर लगा था। प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर। वो रिपोर्ट देखकर ज़ेरे लब बेयकीनी से बड़बड़ाया। वकास ने रिपोर्ट पढ़ते ही सामने खड़ी लड़की को निगाह उठाकर देखा। उसकी आंखों में इस समय बहुत से जज्बात एक साथ दर आए थे। गम, दुख, तकलीफ़, कर्ब, हैरत, बेयकीनी। पर ना थी तो खुशी ना थी। जिसे देखने की किरण को उम्मीद थी उसकी आंखों में खुशी क्यों ना आई? क्या वो सितमगर ये नहीं चाहता था? मगर ऐसा कैसे मुमकिन था? उसने और उसकी माँ ने मिलकर ही तो उसे इस हाल में पहुंचाया था। फिर खुशी क्यों ना थी? या शायद उसे इससे भी बदतर सूरत हाल में देखना चाहता था। लेकिन उसे अर्ली स्टेज पर ही पता चल गया जिसकी वजह से वो पैरालाइज होने या मरने से बच गई। गुमान था कि वो बदतरीन का ख्वाहिशमंद है, वरना यकीनन वो खुश होता। वकास अब्बासी उसे इससे भी ज़्यादा बदतरीन हाल में देखना चाहता है। ये सोच उसका दिल पारे पारे हुआ, क्योंकि बड़ी शिद्दत से चाहता है इस संग दिल को। जबकि दूसरी जानिब वकास का दिमाग तो एक दो सानियों के लिए काम ही नहीं किया। वो लड़की जो हल्का सा छुरी से कट लग जाने पर भी उसे कॉल करके बताया करती थी कि मेरी उंगली कट गई है, उसे इतनी बड़ी बीमारी हो गई और उसने बताया तक नहीं। अक्सर ये बीमारी बड़ी उम्र की औरतों को होती है। किरण तो बहुत कम उम्र थी, उसे ये बीमारी कैसे लगी? अभी वो यही सोच रहा था। वकास ने रिपोर्ट दोबारा खोली और तेज़ी से उसकी तारीख पढ़ी। तारीख पढ़ते ही उसकी आंखें मज़ीद हैरानगी से फैलीं, क्योंकि वो तारीख उसके बाप की वफ़ात के दिन की शो कर रही थी। इसका मतलब साफ था कि किरण को अपनी बीमारी का पता अपने वालिद की वफ़ात वाले दिन ही हुए। बजाय उससे अपनी बीमारी डिस्कस करने के, अपना गम शेयर करने, उल्टा तलाक मांग ली। क्यों? डॉक्टर ने कहा है ट्रीटमेंट के बाद भी सिर्फ 10% ही चांस है कि मैं दोबारा माँ बन सकूँ। वो नहीं चाहती थी कि रोए इस हरजाई के सामने, मगर आंखें वो न मानी, आंसू अस खुद ही बह निकले। मुझे वैसे भी बच्चा नहीं चाहिए था, वो बेधड़क बोला, सिर्फ उसे कंफर्टेबल करने की नीयत से, क्योंकि उसे इल्म था कि किरण को बच्चे की शुरू से ही ख्वाहिश थी।
मगर मुझे चाहिए था वो अलग केवल चिंगाड़ी। उसकी आंखें कर्ब की शिद्दत से सुर्ख हो रही थी। ये वो तकलीफ थी जिसे वो कितने ही दिनों से चुपचाप बर्दाश्त कर रही थी। मगर अब और नहीं, तुम्हें और तुम्हारी माँ को किसने हक दिया मुझसे मेरी खुशियाँ छीनने का? नहीं पसंद थी तो छोड़ देते, मुझसे मेरी माँ बनने की सलाहियत क्यों छीन ली? मैं तो नहीं आई थी तुम्हारे पास रिश्ता लेकर, वो तुम लोग थे जो मेरे बाप के पीछे पड़े थे। हत्ता कि एक शोरूम के अवज़ मेरा सौदा तक कर लिया, मुझे लोगों के सामने ज़लील और रुस्वा करके रख दिया। आखिरी जुमलों पर तो वो पागलों की तरह चीखने लगी थी, क्योंकि थक चुकी थी वो सहते-सहते। हर चीज़ की हद होती है, मगर इन सामने खड़े ज़ालिमों की कोई हद न थी। उसे बांझ करने के बाद मुकाबिल कितने पुरसुकून अंदाज में खड़े होकर कह रहा था कि मुझे औलाद चाहिए ही नहीं थी, जबकि उसकी महबूबा प्रेग्नेंट है। क्या वो ये बात नहीं जानती थी? वकास के ज़हन में अनगिनत सोचें चल रही थीं। इस लम्हे वो खामोश खड़ा था, बिल्कुल साकत, किसी सतून की मानिंद। उसकी नज़र किरण के वजूद पर टिकी हुई थी। वकास अब्बासी, तुम मुझे जितना बर्बाद करना था कर चुके। प्लीज़ अब मेरी जान छोड़ दो, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। यकीन करो, न बाप, न शौहर और न औलाद का सुख। वो उसे यकीन दिला रही थी कि अपनी नफ़रत में उसे तबाह करने में कामयाब हो चुका है। इससे ज़्यादा और क्या तबाह करेगा उसे? औलाद का सुख, ये अल्फाज ही ममता के आंचल में ढके हैं। वही जानती है कि अज़ियत में उसने ये आखिरी अल्फाज अदा किए थे। तुम अभी बहुत गुस्सा हो, तुम आराम करो, मैं फ़रा के घर छोड़ देता हूँ तुम्हें। वकास ने कभी भी अंसार साहब को अहमियत नहीं दी, क्योंकि उसके नज़दीक वही उसकी बीवी को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देते थे। अगर एक शोरूम के अवज़ वो उसे अपनी बेटी दे सकते थे, तो यकीनन फिर किसी और को भी दे देते, चाहे वो जुआरी, शराबी क्यों ना होता। जब उन्होंने किरण को अस्पताल में थप्पड़ मारा था, तो वकास को उनसे नफ़रत सी हो गई थी। कहीं न कहीं वो यही समझता था कि किरण को उसके ख़िलाफ़ भड़काने वाले भी वो ही हैं। मगर ये नफ़रत मज़ीद शदीद तब हुई जब उनके कर्ज़दारों ने किरण को मारा। दिली तौर पर उसे कोई गम नहीं था उनके मरने का। गम था तो सिर्फ़ अपनी बीवी के खुद से दूर होने का। बेड पर रखे शॉपर और सोफ़े पर रखा पर्स उठाता वो नरमी से उसकी जानिब मुख़ातिब होकर कहता, बाहर चल दिया। किरण उलझकर उसे देखने लगी थी। वो तो ऐसे नॉर्मल बात कर रहा था जैसे कोई शौहर अपनी बीवी को उसकी दोस्त के घर छोड़ने जा रहा हो। वो उसके साथ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो हरजाई उसका सामान ले गया था जिसके लिए वो यहाँ आई थी, जिसकी उसे ज़रूरत थी। इसलिए वो तेज़ी से उसके पीछे भागी। वकास, मेरा सामान वापस करो, वो सीढ़ियों पर उसके पीछे आते हुए बोली। उसका लहजा गुस्सीला था। वकास ने बजाय बात सुनने के मज़ीद स्पीड बढ़ा दी। किरण जब बाहर आई तो उसे सामान गाड़ी की बैक सीट पर रखते हुए देखा। उससे शदीद गुस्सा आया था। आखिर ये शख्स चाहता क्या है उससे? बैठो, उसके लिए पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोलते नरमी से गोया हुआ। वकास, मेरा सामान मुझे वापस दो, मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ, मैं खुद जा सकती हूँ अपने घर। वो तेज़ी से उसकी जानिब आकर बरहमी से कहने लगी, अपने नहीं, फ़रह के। उसने जुमले की तसल्ली बड़े तहम्मुल से की थी। वकास अब्बासी, क्यों मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हो? वो जज़्बज़ होकर पूछ रही थी। ब्लड प्रेशर? मुझे तो लगा था मैं दिल की धड़कनें बढ़ाता हूँ। वो उसके कान के पास मुँह लाकर सरगोशी करने वाले अंदाज व भराई आवाज़ में गोया हुआ। किरण ने हल्का सा चेहरा दूर कर फ़ौरन ही उसकी आंखें देखी थी। मारे हैरत के अपने कानों पे यकीन जो नहीं आ रहा था। मुकाबिल की खूबसूरत गहरी आंखें उसे अपनी जानिब मकनातीसी ताकत की मानिंद खिंचती मालूम हुई। दिमाग पर चोट लग गई है क्या तुम्हारे? इस खूबरू नौजवान की ज़हनी हालत पर जैसे शक हुआ हो। यहाँ तलाक हो चुकी थी, वो अपना सामान वापस लेने आई थी, मगर मुकाबिल ऐसे बात कर रहा था जैसे न जाने कितनी गहरी मोहब्बत में मुब्तला हों दोनों। दिल पर कह सकती हो, मुकाबिल ने फिर तसल्ली की, साथ साथ उसका बाजू पकड़कर ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाने लगा। वकास, छोड़ो मेरा हाथ, मैंने कहा ना मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, मेरा सामान वापस दो मुझे। जितनी देर में वो एहतजाज करती, इतनी देर में तो मुकाबिल ने उसे गाड़ी में बिठाकर डोर भी क्लोज कर दिया था। दूसरी जानिब आकर वो तेज़ी से बैठा और गाड़ी स्टार्ट की। वो लाइट पिंक कलर की शर्ट और उस पर वाइट कोट और पैंट पहने बहुत खूबसूरत लग रहा था, मगर ये खूबसूरती आज किरण की आंखों को ना जमी। उसे तो वो ज़हर ही लगा। उसे इल्म था एहतजाज का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वकास इसे घर छोड़ने जाना चाहता है तो शौक़ से लेकर जाए। अच्छा है, रिक्शे का किराया बचेगा। इसे अपना फ्री का ड्राइवर गुमान कर खिड़की की जानिब मुँह करके आराम से बैठ गई थी। वकास, क्या टाई का सेंस बिल्कुल ख़त्म हो गया है तुम्हें? कौन पहनता है पिंक पर ब्लू टाई, वो भी इतने डार्क कलर की? उसे अपने वजूद पर मुसलसल वकास की निगाहों की तपिश महसूस हो रही थी। उसने पलटकर खा जाने वाली निगाह से मुकाबिल को देखा। वो इद्दत में थी, क्या भूल गया था वो जो उसे बेशर्मों की तरह घूर रहा था? अचानक ही उसकी निगाह वकास की टाई पर गई और वो झंझलाकर बेख्तियार ही कह उठी, उसे आदत थी इस हरजाई का ख्याल रखने की, और ये आदतें एक दो दिन में नहीं बदला करती, उन्हें वक्त लगता है बदलने में। बोलने के बाद उसे याद आया कि उनकी अब तलाक हो चुकी है। उसे कोई ज़रूरत नहीं है वकास की फ़िक्र करने की या उसकी टाइयों का ख्याल रखने की।
मैं वाइड ही ढूंढ रहा था पर मिली ही नहीं। मुकाबिल बता नहीं सकता उसे कितनी खुशी मिली थी उसके यूं टोकने पर। फिक्र है, अभी भी फिक्र है दुनिया जहाँ की मासूमियत चेहरे पर सजाए जवाब दिया तो किरण उसे खा जाने वाली निगाह से देखते हुए बोली, वकास अब्बासी वो मगरूर बिजनेसमैन कब से इतना मासूम बनने लगा? हाँ बिल्कुल, मैं भूल कैसे गई, राबिया को तो सिर्फ मेरे लिए रखा था, घर के कामों के लिए थोड़ी। उसके तंजिया कहते ही वकास को महसूस हुआ कि ये सारी बातें राबिया से कनेक्टेड है। तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो क्या? ये तीसरी बार घुमाई है तुमने गाड़ी यहाँ से, किरण झिंझला कर बोली थी। वकास को दोबारा गाड़ी उसी रोड पर लाता देख मुकाबिल ने कोई जवाब न दिया। उसका भी कोई इरादा नहीं था उसे फ़रा के घर छोड़ने का। पूरे 2 हफ्तों बाद आज उसे ठीक तरह देख रहा था। बहुत कुछ था जहन में मगर इस लम्हे वो सिर्फ किरण के साथ रहना चाहता था। उसे पाने के बाद काश वो यूँ लापरवाह ना हुआ होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता कि सिर्फ उसके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारने के लिए वो गाड़ी को बार बार एक ही रोड पर घुमा रहा है। कोई ऑफिस का काम नहीं, किसी मीटिंग की फिक्र नहीं, कोई वक्त की पाबंदी नहीं, सिर्फ किरण के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारने की ख्वाहिश। वो पहले से जानता था कि किरण का मुकाम उसके दिल में बहुत ऊंचा है मगर इस कदर ऊंचा है कि हर चीज़ पर हावी है ये नहीं जानता था। माना वो नाराज़ थी मगर आंखों के सामने थी और ये बहुत था। इस लड़की की काली चादर और चेहरे पर मास्क वकास को तकलीफ देते मालूम हुए। वो जैसे याद दिला रहे हों कि अब वो उसकी नहीं रही, उसने खो दिया है उसे। अचानक उसे अपने दिल में दर्द की लहर उठती महसूस हुई। फ़कत इतना सोच के वो उसकी नहीं रही, बस उसकी गाड़ी का रुकना था कि किरण फ़ौरन ही गाड़ी से उतरी। उसका इंतज़ार करने की ज़हमत किए बगैर अपना सामान खुद ही निकालने लगी। वकास ने भी कोई मदद न की। वो पुरसुकून अंदाज में खड़ा उसे देख रहा था। इस हसीन नौजवान को इल्म था कि अगर मदद करेगा तो बहुत जल्दी वो आंखों से ओझल हो जाएगी और वो नहीं चाहता था वो इतनी जल्दी आंखों से ओझल हो। किरण अपना सामान लेकर पाँव पटकती हुई वहाँ से चली गई थी। वो हसीन नौजवान आंखों से ओझल हो जाने तक उसे हसरत भरी निगाहों से तकता रहा। बस किरण का आंखों से गायब होना था कि उसकी आंखें बदली। वो सुर्ख पड़ गई थी, मुकम्मल सुर्ख, इस कदर सुर्ख के लगे लहू है इनमें। अगला सीन, सर बड़े सर ने आपके लिए डिनर अरेंज किया है। हम्माद की उसे इत्तला देते ही उसने तिरछी निगाह से उसकी जानिब पलट कर देखा। किसके साथ है ये भी बता दो, उसने खासा झंझला कर पूछा। आफ्ताब मलिक साहब की बड़ी बेटी के साथ, हम्माद ने डरते डरते बताया, क्योंकि उसे सईद साहब की जानिब से सख्ती से मना किया गया था। डैड थकते नहीं है मेरी शादी की कोशिशें करते करते? वो खासा झिंझलाकर मुंह बसोर कर पूछ उठा। वो आपके डैड हैं, आपका घर बसते हुए देखना चाहते हैं। उनका हक है अपना पोता पोती देखने का। हम्माद ने आहिस्तगी से समझाने वाले अंदाज में कहा। तुम्हें डैड ने अपनी ज़बान देकर भेजा है क्या? हम्माद की बातें सुन उसके कानों से धुआं निकलने लगा था। नहायत झिंझलाकर इस्तफसार किया। जवाबन हम्माद ने अपनी आंखें मींची। सामने बैठे शख्स को कितना ही समझा लो, उसने शादी के लिए तैयार नहीं होना। ये सोच उसने मौजू को रफा दफा करना ही मुनासिब समझा, वरना फिर उसे नाइट ड्यूटी करनी पड़ेगी सज़ा के तौर पर। पहले ही अनस क्या कम गधों की तरह काम लेता था उससे कि अब रात को भी नाइट ड्यूटी करके अपने हाथ पांव तोड़े। ये सब छोड़ो, ये बताओ किरण का क्या हाल चाल है? हम्माद का ये टॉपिक सुनते ही मूड बुरी तरह ऑफ हो गया था। दुनिया की सारी औरतें छोड़कर उसे एक तलाक याफ्ता ही मिली थी। हम्माद को पूरा यकीन था सईद साहब ने उस रिश्ते के लिए कभी राज़ी नहीं होना। कुछ ख़ास नहीं, वो इद्दत ने तो घर से बाहर नहीं निकलती। एक बार बाहर निकली तो गोल्डन इंटरटेनमेंट चैनल के मैन ऑफिस गई थी। गोल्डन इंटरटेनमेंट चैनल, ये तो अबू ज़र का है ना? उसने अंदाज़न पूछा। जी बिल्कुल सर। भला किरण अबू ज़र से क्यों मिल रही है? वो तो एक हाउस वाइफ थी ना? वो आईब्रोज काकर किसी तफ्तीशी अफसरान की तरह पूछने लगा। वो सिर्फ एक हाउस वाइफ नहीं है, वो एक राइटर भी है। वो अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने गई थी वहाँ पर। वाओ, इतनी छोटी उम्र में राइटर? उसकी आंखें चमकी थी। हम्माद हैरानगी से उसे देखने लगा। पहली बार उसे किसी लड़की के लिए अच्छा कमेंट पास करते देखा था। कैंसिल क्यों करा? तजस्सुस से इस्तिफसार किया। कुछ इल्म नहीं, हम्माद ने लाइल्मी में कंधे उचकाए। और कोई ख़ास खबर? जी, वो रेंट पे घर ढूंढ रही हैं अपने लिए 3 कमरों का। वकास ने आना बंद किया। उसकी आंखों में कदूरत उभरी थी ये सवाल करते वक्त। नहीं सर, बल्कि किरण मैम आप आज उनके घर ही गई हुई हैं। क्यों? खासा एतराज़ झलका था उसके लहजे में। नहीं पता सर, हम्माद ने फिर लाइल्मी ज़ाहिर की। यकीन करो, अगर मेरा बस चले ना तो मैं वकास अब्बासी के दिमाग का ऑपरेशन करूं और उसके दिमाग के नट खोलकर खुद चेक करूं दिमाग सही जगह है कि नहीं। अनस ने दांत पीसते हुए कहा। तो हम्माद बेख्तियार ही हंस दिया। मतलब अजीब पागल आदमी है, पहले उसे तलाक दी और अब उसके घर के चक्कर काट रहे हैं, ना खुद सुकून से रह रहे हैं, ना इस बेचारी को रहने दे रहे हैं। मुझे लगता है शायद इसीलिए वो नया अपार्टमेंट ढूंढ रही है। एक काम करो, उसके लिए नया अपार्टमेंट ढूंढो
और इस बात का ख़ास ख्याल रखना कि अपार्टमेंट 3 मंजिला बिल्डिंग पर मुनहसर हो, पहली और तीसरी मंजिल पहले से ही फुल हो और सेकंड फ्लोर का अपार्टमेंट मिले किरण को। उसकी अभी तलाक हुई है, ज़्यादा पैसे नहीं होंगे उसके पास, इसलिए अपार्टमेंट की आधी कीमत बताना उसे सिर्फ। ओके सर, कल ही मिल जाएगा उन्हें। हमाद ने पूरे एतमादी से जवाब दिया। और टेस्ट के रिजल्ट का क्या हुआ? सर कल सुबह तक आएगी रिपोर्ट। कल सुबह? अनस के लहजे में एक अजीब सी बेसब्री थी। अगला सीन, ये दवाई लो और उसे चेक करवा कर मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट ला कर दो। उसका उमर के हाथ में दवाई पकड़ा कर कहना ही था कि राबिया की आंखें मारे खौफ के फैली। क्यों सर, आप ये दवाइयाँ क्यों चेक करवा रहे हैं? ये तो मैडम की दवाइयाँ थी ना। वो इस कदर खौफजदा हो गई थी कि बेसाख्ता ही पूछ उठी। वकास की आंखें ट्विस्ट हुई। उसने घूर कर राबिया की जानिब देखा था। इस नौजवान की निगाहें इस कदर खतरनाक थी कि राबिया को अपनी कमर पर पसीने की बूंदें ढलती महसूस हुई। वो पूरी कपकपा उठी थी इन डार्क और पुरस्रार नज़रों से। उमर भी उलझकर राबिया को देखने लगा। क्या वो लड़की भूल गई थी कि किससे सवाल करने की जुर्रत कर रही है? वो दवाइयाँ किरण आज वापस बेड की साइड टेबल पर पटक कर चली गई थी, जिन्हें वकास उठाकर लैब भेज रहा था टेस्ट कराने के लिए, क्योंकि किरण बार बार बोल रही थी कि उसने और उसकी माँ ने उसे इस हाल में पहुँचाया है। वो अलग रहती थी, अलग खाती पीती थी। महविश बेगम का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं था सिवाय प्रेगनेंसी का चांस बढ़ाने वाली दवाइयों के। सॉरी सर। इस हसीन नौजवान की तफ्तीशी नज़रें मज़ीद खुद पर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी राबिया, इसलिए माजरत करके फ़ौरन ही वहाँ से चली गई। खड़े क्या हो, जल्दी जाओ। अब उमर की निगाहें अभी भी राबिया पर ही टिकी थी। वो हुक्म मिलने के बावजूद मुंजमद खड़ा है। ये देख वकास झिंझलाकर दोबारा गोया हुआ। सो सॉरी सर, मैं अभी जाता हूँ। वो भी मुआज़रत करता तेज़ी से निकल गया था। कमरे से नीचे आने के बाद राबिया को एहसास हुआ कि वो वकास की नज़रों से इस कदर खौफज़दा हो गई थी कि जो खाने का पूछने गई थी वो तो पूछा ही नहीं। नीचे आने के बाद राबिया को एहसास हुआ कि वो वकास की नज़रों से इस कदर खौफज़दा हो गई थी कि जो खाने का पूछने गई थी वो काम तो किया ही नहीं, मगर दोबारा उसके पास जाकर पूछने की हिम्मत ना थी। इसलिए दूसरी मुलाजमा को भेजा और ख़ुद तेज़ी से अपना सेल निकाल कर महविश बेगम को इन्फॉर्म करने के लिए कॉल करने लगी। कॉल कनेक्ट ही हुई थी कि उसने तेज़ी से कहा, बड़ी मैम मसला हो गया सर। अभी वो बोल ही रही थी कि पीछे से किसी ने उसका सेल छीना। वो मुलाजमीन की हेड थी शुरू से, इसलिए किसी की मजाल नहीं थी कि उसके आगे आवाज़ भी बुलंद कर सके। तो सेल छीनना ये तो बहुत बड़ी बात हो गई थी। उसने गुस्से से पलट कर देखा, मगर अगले ही लम्हे सांस रुकी। अपने रूबरू वकास अब्बासी को खड़ा देख वकास ने कुछ न कहा, बस सेल की स्क्रीन एक निगाह देखी। दूसरी जानिब से मुसलसल हेलो हेलो की आवाज़ें आ रही थी, मगर इस नौजवान ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। राबिया वकास को ऐसे देख रही थी जैसे अपनी मौत को देख रही हो। वकास की रौबदार शख्सियत उसके पूरे वजूद को लरसने पर मजबूर कर रही थी। सर मैं तो बस पूछ रही थी मैम से कि खाने में क्या बनाऊं उनके लिए। उन्होंने बताया था मुझे कि वो आने वाली हैं घर पर आपसे मिलने। राबिया ने बमुश्किल राबिया ने बमुश्किल बहाना बनाया। सर मेरा सेल। वकास ने उससे एक लफ्ज़ ना कहा, बस उसका सेल लेकर अपनी पॉकेट में डालता वहाँ से वापस मुड़कर चल दिया था। राबिया उसे अपना सेल ले जाता देख फ़ौरन ही बेबसी से बोली। ये तो अच्छा था कि वो शुरू से ही अपना मोबाइल क्लियर रखा करती थी, इसलिए उसे यकीन था कि वकास को कुछ नहीं मिलेगा उसके सेल में। अगला सीन, बेटा हमारा तुम्हारे सिवा अब कोई नहीं है, हमें पैसों की सख्त ज़रूरत है, क्या तुम हमें कुछ पैसे दे दोगी? शुमाइला बेगम उससे पैसे मांगने आई तो वो शर्मिंदा सी हो गई। उसके पास खुद भी ज़्यादा पैसे नहीं थे और जो थोड़े बहुत थे उन्हें अपने नए अपार्टमेंट के लिए रखा था। वो हमेशा तो फ़र्क के घर नहीं रह सकती थी। किरण क्या कर रही हो, पैसे मत दो वरना हर बार तुम्हारे पास ही आ जाएंगी पैसे मांगने। उनका भाई है, मैंने देखा है तुम्हारे अब्बू के इंतकाल के वक्त और अच्छे खासे खाते पीते लगे थे वो देखने से मुझे। तुम उनकी जिम्मेदारी क्यों उठा रही हो? और ये पैसे तो तुमने अपने अपार्टमेंट के लिए रखे थे ना यार, फिर क्यों अपनी जिम्मेदारियां बढ़ा रही हो, वो भी उस औरत के लिए जिसने तुम्हारी माँ का घर बिगाड़ा। फ़रह उसे अलमारी से पैसे निकालता देख फ़ौरन ही उसका हाथ पकड़कर समझाने वाले अंदाज में गोया हुई। फ़रह की बात अपनी जगह बिल्कुल सही थी, वो खुद को संभाल ले यही बहुत था। इन दोनों माँ बेटी को कैसे संभाल सकेगी, और एक बार जिम्मेदारी बन जाए तो फिर ज़िंदगी भर के लिए बनी जाती है। वो नहीं चाहती थी किरण अपनी पूरी जवानी इनको कमा कर खिलाने में लगा दे अब, मगर मुझे उनको खाली हाथ लौटाना ठीक नहीं लग रहा। मैं जानती हूँ मेरे रिश्तेदार कैसे हैं, वो मदद नहीं करेंगे उनकी पैसों के मामले में।
हो सकता है उनका भाई भी मेरे रिश्तेदारों जैसा ही हो। तुम फ़िक्र ना करो, मैं इनसे कह दूँगी कि दोबारा ना आए, क्योंकि मेरे पास खुद भी पैसे नहीं हैं। वो दोस्त होने के नाते सिर्फ़ मशवरा ही दे सकती थी, क्योंकि किरण पैसे देना चाहती थी इसलिए वो खामोश हो गई। किरण ने उन्हें पैसे दे दिए थे, जिसके बाद वो उसे दुआएँ देकर वहाँ से चली गई। वो अस्पताल से बाहर निकला तो उसकी आँखें चमक रही थी। रिपोर्ट हाथ में लिए वो गाड़ी में आकर बैठा। उसका दिल खुशी से सरशार था, बस नहीं चल रहा था कि पूरी दुनिया को अपनी खुशी में शरीक कर ले। हम्माद ने उसे काफ़ी सालों बाद इतना खुश देखा था। हम्माद, रश्के हिना से राब्ता करो और इनसे नॉवेल के लिए पूरे 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाओ। हम्माद बखूबी जानता था कि रश्के हिना और कोई नहीं, किरण ही है। तो अब ये उसे अपने साथ काम पर भी रख रहे हैं। हम्माद ड्राइविंग करते ज़ेरे लब घूरते हुए बड़बड़ाया, सर मुझे नहीं लगता वो आपके साथ अभी काम करना चाहेंगी। हम्माद आहिस्तगी से गोया हुआ, क्यों? मेरे सर पर सिंग निकले हुए हैं। वो तिरछी निगाहों से हम्माद को देख तेज़ी से इस्तफसार करने लगा। नहीं सर, मेरे कहने का मतलब था कि उनकी इद्दत चल रही है, अभी वो काम नहीं करेंगी शायद। उसकी तिरछी निगाहों के खौफ से वह मुश्किल ही उसने अपनी आवाज़ हलक से निकाली थी जवाब देने के लिए। काम नहीं करेगी तो खाएगी कहाँ से? इद्दत में कमाना मना नहीं है, उसके पीछे कौन सा कोई है जो उस बेचारी को कमा कर खिलाएगा? अनस तो जैसे खफा ही हो गया उसकी बात सुन। मुआज़रत सर, मैंने सोचा नहीं था इस बारे में बोलने से पहले। हम्माद ने फ़ौरन ही माज़रत की, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अनस मज़ीद उस पर बिगड़े। सर, पेमेंट लो रखनी है या हाई? हाई, इतनी हाई कि वो मना ना कर सके। उसके कहते ही हम्माद ने इस बात में सर हिलाया। दूसरी जानिब वकास की दवाइयों की रिपोर्ट भी आ गई थी। वो अपने कैबिन में था जब उमर उसके पास रिपोर्ट लेकर आया। सर, ये दवाइयाँ बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल हैं, इस कदर ज़्यादा कि बंदा पैरालाइज तक हो सकता है, और औरतों के लिए तो ये बहुत ख़तरनाक है, ख़ास तौर पर प्रेगनेंसी की चाह रखने वाली औरतों के लिए। और अभी वो बोल ही रहा था कि वकास ने उसे हाथ दिखाकर रोका। वो मज़ीद नहीं सुनना चाहता था, रिपोर्ट पढ़ चुका था। वो ना सिर्फ दवाइयों की बल्कि किरण की भी वो बखूबी वाकिफ़ था कि इन दवाइयों ने क्या कारनामा अंजाम दे दिया है। सर, छोटा मुँह बड़ी बात, लेकिन आपको नहीं लगता हमने बहुत बड़ी गलती की बड़ी मैडम पर एतबार करके? कौन नहीं जानता वो कितनी नफ़रत करती थी छोटी मैम से, चूँकि वो आपके दादा दादी की पसंद थी ना कि उनकी। उसके बावजूद भी उनका शादी के 2-3 महीनों बाद ही छोटी मैम को डॉक्टरों के पास ले जाना, ये तो खुद ही एक मशकूक अमल था। उमर खुद को रोक नहीं सका था ये बात कहने से। किरण ने ये दवाइयाँ 1 साल खाई हैं तो यकीनन उसकी बॉडी नॉर्मल नहीं रही होगी, और ये ख़्याल उमर को तकलीफ़ दे रहा था। चूँकि वो एक बहुत अच्छी लड़की थी, उसने कभी भी उसे मुलाजिम की तरह ट्रीट नहीं किया, हमेशा बहुत इज़्ज़त से बात की। उमर की बात सुनते ही वकास के होठों के किनारों पर एक दिलजली और हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई, जो एक लम्हे बाद ही गायब हो गई थी। शायद माँ की मोहब्बत चीज़ ही ऐसी है कि उसकी चाह में इंसान आँख को देखी मक्खी निगल लेता है। उसके ज़हन गुमान में भी कभी ना गुजरा था कि अपनी माँ की मोहब्बत की चाह में वो अपनी बीवी को भी खो देगा एक दिन, वरना यकीनन वो किरण को कभी उनके साथ ना जाने देता। तो फिर मैं उमर के वहाँ से जाते ही कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई थी। वो कुछ लम्हे रिपोर्ट को अफसुर्दगी और रंजीदगी से तकता रहा। उसके अंदाजे से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक और शातिर निकल कर आई थी उसकी माँ। अगले ही पल अपना सर ज़ोर से पीछे सीट से दे मारा, जैसे खुद को सज़ा दी हो उन पर यकीन करने की। फिर आंखें मूंद कर ज़ेरे लब शदीद पछतावे के साथ बड़बड़ाया, अगला सीन, थोड़ी शर्म कर लो, पब्लिक प्लेस है ये। वो दोनों अभी अस्पताल से निकले थे। फ़रह ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसलिए हसन उसे पास के रेस्टोरेंट में ले आया था खाना खिलाने। इन दोनों ने बर्गर ऑर्डर किया था। बर्गर सर्व हुआ। वो खाना शुरू करते इससे पहले ही फ़रह की आंखों में अचानक ही मिर्चें लग गईं, क्योंकि उसकी आंखें खुल नहीं रही थी। इसलिए हसन करीब आकर आहिस्तगी से उसकी आंखों पर फूंक मारने लगा। हसन उसके बहुत करीब आ गया था। फ़रह को इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। वो तो सिर्फ अपनी आंखों पर फोकस कर रही थी, जिसमें आग सी लगी हुई थी। उसकी आंखों में कुछ चला तो नहीं गया, ये सोच जैसे ही हसन ने उस खूबसूरत लड़की की थोड़ी पकड़ी, वैसे ही पीछे से एक डोबदार और गुस्सीली आवाज़ आई। अचानक आने वाली आवाज़ पर फ़रह ने चौंक कर पीछे देखा, वो भी बमुश्किल उल्टी आँख खोलकर, और उसके साथ साथ हसन ने भी। क्या हुआ है फ़रह? इस लड़की की लाल होती आंखें देख मुआविया ने फ़ौरन ही फ़िक्रमंद लहजे में पूछा। पता नहीं, शायद आंखों में कुछ चला गया है। अबू ज़र की बात को मुकम्मल नज़रअंदाज कर उसने मुआविया को बिन देखे अपनी आंख उंगली से रगड़ते जवाब दिया। मुआविया और अबू ज़र दोनों की आवाज़ बआसानी पहचान सकती थी वो। ओ, मुझे दिखाओ, मैं देखूं, मुआविया कहते हुए फ़ौरन उसके खूबसूरत दूध से सफ़ेद चेहरे पर झुका। वो इतना झुका कि अबू ज़र ने देखा कि उसके होंठ फ़रह के सुर्ख पतले होंठों से सिर्फ हल्के से फासले पर रह गए। माना मुआविया ने उस नज़दीकी को महसूस न किया, मगर बाकी दो ने बखूबी किया। क्यों, तू कोई डॉक्टर है? अबू ज़र ने अगले ही लम्हे मुआविया का हाथ पकड़कर उसे वापस अपनी जानिब खींच फ़रह से दूर किया। फिर फ़रह की जानिब मुखातिब होकर सख्ती से गोया हुआ, और तुम उठो,
उठो और वॉशरूम में बेसन लगा है, वहाँ जाके आंखें धोकर आओ, खुद ही ठीक हो जाएंगी। फ़रा को भी उसका सजेशन बिल्कुल ठीक लगा, इसलिए वो फ़ौरन ही अपनी जगह से उठकर वॉशरूम की जानिब बढ़ी। बगैर मज़ीद कोई बहस किए मैं साथ चलता हूँ, कहीं किसी चीज़ से ना टकरा जाएं आप। हसन देख सकता था कि उस बेचारी की आंखों में इस कदर मिर्चें लगी हुई हैं कि वो ठीक तरह आंख भी नहीं खोल पा रही, तो वो वॉशरूम तक कैसे जाएगी अकेले, ये सोच वो फ़िक्रमंद होकर तेज़ी से खड़ा हुआ उसके साथ चलने के लिए। तुम बैठे रहो, मैं छोड़ आता हूँ। उससे पहले कि हसन एक कदम भी आगे बढ़ाता, अबू ज़र पहले ही पहुँच गया था फ़रा के पास। उसका हाथ सख्ती से पकड़कर फ़ौरन ही उसे वॉशरूम की जानिब लेकर बढ़ गया। उसका अंदाज़ पकड़ने का कुछ यूँ था जैसे बहुत बेजारियत के साथ कर रहा है इसकी मदद, लेकिन मसला तो ये था कि जो लोग खुशी खुशी करने के लिए तैयार खड़े थे वो उन्हें भी करने नहीं दे रहा था। फ़रा यही सोचकर दिल ही दिल में करने लगी, मगर कहा कुछ नहीं। अगर उसे मदद की ज़रूरत ना होती तो यकीनन उसे कभी अपना हाथ ना छूने देती। वो जैसे ही मुंह हाथ धोकर बाहर निकली, अबू ज़र ने फ़ौरन ही उसकी कलाई दोबारा थाम ली और उसे टेबल की जानिब ले जाने लगा। एक्सक्यूज़ मी, मुझे नज़र आ रहा है अब, उस लड़की ने खासा जताकर दांत पीसते हुए कहा, और फिर उसका हाथ शदीद झंझलाकर बेजारियत से झटकती टेबल की जानिब बढ़ गई। अबू ज़र ने एक लम्हे अपना खाली हाथ देखा जिस पर अभी भी उस लड़की का नरम गरम लम्स मौजूद था। फिर नहायत झंझलाकर अपनी पॉकेट से रुमाल निकालकर और अपने इस हाथ को इस तरह रगड़ के साफ़ किया जैसे न जाने कितना गंदा हो गया हो। भाई नॉवेल तो ज़बरदस्त जा रहा है, हिट जा रहा है। देखें आगे आगे क्या होता है, आप भी इंतज़ार करें, मैं भी करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।